दोस्तों नमस्कार। लीगल होम के YouTube चैनल में मैं अमन पाटीदार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं आज लेकर आया हूं सेक्शन 19 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हालांकि इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप में बहुत आसान सब्जेक्ट है, अगर प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ उसको पढ़ा जाए, फिर भी कुछ सेक्शन हर सब्जेक्ट के होते हैं जो शायद हमें टफ लगते हैं, वास्तविक में वो टफ होते नहीं हैं। उसी प्रकार का एक सेक्शन 19 है जो हमें दिखता टफ है पर वास्तविकता में वो टफ नहीं है। उसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो डायरेक्ट में है, उसको समझना जरूरी है। उसको समझना टफ हो सकता है पर एक बार वो समझ में आ जाए तो फिर वो अपने आप में काफी आसान सेक्शन बन जाता है। आइए हम इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। एडमिशंस बाय पर्सन्स whose position must be proved as against by party to suit। हेडिंग से लेकर अंदर की लैंग्वेज बहुत टिपिकल है। पहले जो इसका इलस्ट्रेशन है मैं उसी से बात करूंगा। पहले हम इलस्ट्रेशन समझेंगे, फिर डायरेक्ट की भाषा को उस इलस्ट्रेशन से जोड़ेंगे। अगर दोनों मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपको एग्जाम्पल जो इलस्ट्रेशन जो दिया हुआ है वो आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस रिपीट कर रहा हूं। और जो मेन काम है मेरा उस इलस्ट्रेशन को और उस डायरेक्ट की लैंग्वेज को दोनों को मिलाना है। अगर हमने मिला दिया तो सेक्शन हमको समझ में आ जाएगा। तो आइए इसके टफ होने का जो झूठ है उसका पर्दाफाश अपन करते हैं। अपन सबसे पहले इसका जो इलस्ट्रेशन है उस इलस्ट्रेशन को अपन लेते हैं। ए, बी और सी की तरह बात की गई है। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, मतलब एक व्यक्ति प्रिंसिपल है, एक व्यक्ति एजेंट है और एक लैंडलॉर्ड कर लो, एक एजेंट कर लो और एक टेनेंट कर लो, है ना। तीन लोग अपन समझते हैं, इस कहानी में तीन लोग हैं। एक व्यक्ति लैंडलॉर्ड है, इस लैंडलॉर्ड का एक टेनेंट होता है और इसी लैंडलॉर्ड का एक एजेंट भी आपका होता है। तीन लोग की कहानी है, एबीसी करके इस आपके इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। एजेंट का काम होता है टेनेंट से पैसा लेना, वेरी सिंपल। तो लैंडलॉर्ड केस लगाता है, लैंडलॉर्ड आरोप लगाता है किसके ऊपर? अपने एजेंट के ऊपर। क्या आरोप है? कि एजेंट भैया आपने पेमेंट जो लेना था मेरे टेनेंट से वो आपने नहीं लिया। एजेंट कहता है कि सर अब कोई बकाया नहीं है, सब हो गया है ना। तो इस बात पे क्या होता है? इस बात पे केस होता है कि उसने अपना काम ठीक से नहीं करा। तो लैंडलॉर्ड वर्सेस एजेंट का कोर्ट में एक केस चलता है और इसी वक्त जो टेनेंट होता है वो स्टेटमेंट रिलीज करता है कि मेरा जो पेमेंट है वो बाकी है, मेरा पेमेंट ड्यू है, ये स्टेटमेंट है। इतनी सी कहानी है। लैंडलॉर्ड और एजेंट का झगड़ा है कि तूने मेरे किराएदार से पैसे नहीं लिया, ये बोल रहा है कि आपका कोई पैसा बाकी नहीं है और किराएदार बोल रहा है कि नहीं मेरा बाकी है। अब आप समझ सकते हो कि इसमें किराएदार कितना अच्छा व्यक्ति बताया गया है कि वो आगे होकर अपनी लायबिलिटी को स्वीकार कर रहा है कि मुझे पेमेंट देना है। और एजेंट कितना खराब है, भाई तो को पैसे लेने का बोला है, कोई देना थोड़ी था। एटलीस्ट तो पैसे लेके अपने लैंडलॉर्ड को दे ही सकता था। उसमें भी तो बोल रहा है कि नहीं आपका कोई बाकी ही नहीं है ना। बहुत खराब बात है भैया ये। तो ये आपका केस है। अब इस केस में पार्टीज कौन है? लैंडलॉर्ड इज द पार्टी, एजेंट इज द पार्टी। ये बेसिकली प्लेंटिफ है, वो बेसिकली डिफेंडेंट है। तो इनके द्वारा जो एडमिशन है वो रिलेवेंट है, बिल्कुल है। कहां रिलेवेंट है? सेक्शन 18 में शुरुआत में बोला है कि स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज, है ना, वो क्या है? रिलेवेंट है। तो ये तो हमको पढ़ना नहीं है। हमको किसका स्टेटमेंट रिलेवेंट बताना है? हमको बताना है टेनेंट का। टेनेंट जो आपकी कहानी में ए, बी या सी किसी नाम से मेंशन होगा, तो उसका जो एडमिशन है वो क्या हमारे केस में रिलेवेंट होगा। देखो अब ये जो टेनेंट है ना, टेनेंट के साथ दिक्कत ये है कि टेनेंट हमारी कहानी में स्ट्रेंजर है ना। ऐसे बाजार में कोई भी कुछ भी बोल देगा और उसको एडमिशन मान लेंगे। देखो एडमिशन की जो परिभाषा है सेक्शन 17 में आपने पढ़ी होगी, तो वो क्या बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट है, वो ओरल, वो डॉक्यूमेंट्री, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसी भी प्रकार से हो सकता है। वो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को सजेस्ट करता है और वो कुछ लोगों द्वारा कुछ परिस्थितियों में कहा जाता है तो ही वो एडमिसिबल है। मतलब अगर मैं ऐसा एडमिशन करता हूं कि मैं अच्छा आदमी हूं तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसका कोई पर्सन, कोई रिलेवेंसी, रिलेवेंट फैक्ट इन इशू नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारे स्टेटमेंट एडमिशन हो सकते हैं, पर इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 17 की परिभाषा की एडमिशन की परिभाषा अलग परिभाषा है ना।
रोज हम हजारों एडमिशन लेते हैं पर रोज सेक्शन 17 में फॉल नहीं करते हैं। सेक्शन 17 के लिए फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से आपका जुड़ा हुआ आपके स्टेटमेंट का कनेक्टेड होना जरूरी है, आवश्यक है। तो टेनेंट क्या है यहां पर? स्ट्रेंजर है। तो सवाल ये कि क्या बाजार में खड़े हुए किसी व्यक्ति की बात को हमारे केस में एज एन एडमिशन रिलेवेंट यूज किया जाएगा? तो पहला आंसर है कि नो नो नो। अरे भैया क्यों यार, रोड पे लोग कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है इस बात से आपको? आपका कोई ना कोई क्या होना चाहिए कनेक्शन, किससे? हमारी प्रोसीडिंग से। जैसे सेक्शन 18 में जिनका पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है ना, जिनके पास से टाइटल डिराइव हुआ है, दे आर ऑल्सो स्ट्रेंजर। वो भी पार्टीज नहीं है पर दे हैव सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद द केस एंड देयरफॉर स्टेटमेंट मेड बाय दोस पर्सन इज रिलेवेंट। तो यहां पर भी स्ट्रेंजर है। अब स्ट्रेंजर की एक पोजीशन है, क्या होता है? अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि सेक्शन 19 की लैंग्वेज खराब होने का मैं आपको कारण बता रहा हूं, है ना। स्टीफन साहब खराब व्यक्ति नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छा उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा है, बहुत छोटा लिखा है, बहुत बड़ी बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट। इसकी वैल्यू 15 नंबर की है मध्य प्रदेश जुडिशरी की प्री में, है ना, मतलब, और छोटा एक्ट है। वहीं सीपीसी बड़ा है, सीआरपीसी भी बड़ा है, संविधान भी बड़ा है, संविधान को तो 10 नंबर दे रहे, है ना। तो मतलब एविडेंस एक्ट, आईपीसी भी बड़ा है। तो एविडेंस एक्ट छोटा होने के बावजूद इसकी वैल्यू जबरदस्त है। तो छोटा एक्ट लिखा बहुत तगड़ा है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह कि सेक्शन 19 एक ऐसे व्यक्ति को बताना चाह रहा है जो क्या है, स्ट्रेंजर है, और उसका हमारे केस से कोई कनेक्शन है। अगर हमारा जो कनेक्शन हम बता रहे हैं सेक्शन 19 में, वो कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा तो इसका एडमिशन रिलेवेंट है। वो कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होगा तो स्टेटमेंट इसका रिलेवेंट नहीं है। सेक्शन 19 बेसिकली बोल क्या रहा है यहां पर? इतना क्लियर है आपको? एग्जांपल, जो टेनेंट का स्टेटमेंट है वो एडमिशन है। अभी एडमिशन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको कनेक्ट अपन सेक्शन 19 से बेसिकली करने का प्रयास करते हैं। हाँ, सेक्शन 19 के अंदर क्या है? उसके अंदर 3 चीजें हैं, मैं आपको पहले क्लियर करता हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सेक्शन 19 में 3 चीजें हैं और वो 3 बेसिकली क्या, 3 कंडीशन है ना। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। सॉरी, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो क्या होगा? तो स्ट्रेंजर का जो स्टेटमेंट होगा वो रिलेवेंट हो जाएगा, बात खत्म। सेक्शन 19 क्या मेंशन कर रहा है? कंडीशन मेंशन कर रहा है कि ये व्यक्ति होना चाहिए और ये परिस्थिति होना चाहिए। व्यक्ति और परिस्थिति दोनों की बात कर रहा है। सेक्शन 17 में लिखा ना, पर्सन्स एंड सर्कमस्टेंसेस, बस वही उसकी बात सेक्शन 19 आपकी बाकायदा कर रहा है। अब मैं सेक्शन 19 को पढ़ने की जरूरत कर रहा हूं और समझने का प्रयास करते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit or admissions। ये पहला पार्ट है, if the statement would be relevant। दूसरा पार्ट है, and if they made while the person making them occupies such position or liability, इसका 3rd नंबर का पॉइंट है। 3 भागों में इसको डिवाइड कर लीजिए। पहला तरीका इसको आसान करने का, दूसरा एक बार इसको हिंदी में पढ़िए। इसको हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आपको अच्छी मदद मिल सकती है। मैं इसका पहला पार्ट पढ़ के बताता हूं। वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी बात के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां है। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते हैं और यदि वे उस समय किए गए जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए है या ऐसे दायित्व के अधीन है। वही भाषा अगेन खराब है, इस भाषा को वापस अपन सिंपल कर लेते हैं। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन अपन लिखते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो पार्टीज है ना, जैसे लैंडलॉर्ड वर्सेस एजेंट का केस है ना, इस केस में किसकी लायबिलिटी या पोजीशन प्रूव होना है? टेनेंट की। क्या मतलब सर? मतलब ये है भैया, जब ये केस चलेगा तो इसमें टेनेंट ने पैसा दिया या नहीं दिया, टेनेंट को पैसा देना है या नहीं देना है, इसका एस्टेब्लिशमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर सी पर ये इल्जाम है कि तूने किराया नहीं लिया तो सी की लायबिलिटी की चर्चा होगी नहीं होगी? मतलब जो आपके टेनेंट है इसकी लायबिलिटी की चर्चा होगी नहीं होगी? बात होगी ना। तो इसका मतलब है कि इस केस में चर्चा किसका है? पहली कंडीशन क्या आपकी? कंडीशन है कि उस केस में चर्चा किसका होना चाहिए? 3rd पार्टी का, स्ट्रेंजर का उसमें चर्चा है। चर्चा है इसका मतलब बेसिकली ये कि स्ट्रेंजर की पोजीशन या लायबिलिटी वहां पे क्या होगी, उसके बारे में बातें होगी। तो जब किसी केस में आपके बारे में बातें हो रही है, जब किसी केस में
आपकी लायबिलिटी को वहां पर प्रूव किया जा रहा है, आपकी पोजीशन को वहां पर प्रूव किया जा रहा है, और जो आवश्यक है, जो जरूरी है, जबरदस्ती नहीं हो रहा है। मतलब इस केस की रिक्वायरमेंट है टेनेंट की पोजीशन, टेनेंट की लायबिलिटी को प्रूव करना। नहीं करेंगे तो केस सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। नंबर 1 वापस होगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले क्या, स्ट्रेंजर की पोजीशन या लायबिलिटी इस केस में क्या होगी भैया, उसके बारे में डिस्कशन होगा, चर्चा होगा, डिटर्मिनेशन होगा। नंबर 2, अगर ये केस इसकी लायबिलिटी का, अब इसमें से एक पार्टी के विरुद्ध लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट अगर ये होता केस मान लो, तो जो एडमिशन उसने दिया है वो क्या होता, वो रिलेवेंट होता। सर ऐसे कैसे होता? अरे भैया टेनेंट का जो एडमिशन है कि हाँ मेरा किराया बाकी है, अगर लैंडलॉर्ड इस पे केस लगाता तो वो एडमिशन काम नहीं आता क्या लैंडलॉर्ड के फेवर में? टेनेंट के अगेंस्ट उसका एडमिशन नहीं जाता? बिल्कुल जाता। तो इसका मतलब एक सिचुएशन आपको दी है, कंडीशन आपको दी है, ऐसा हुआ नहीं है, वो ऐसा बोल रहा है बस कि मान लो अगर इन दोनों में से एक पार्टी का वर्सेस टेनेंट, एक पार्टी कौन है बेसिकली लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट की लड़ाई में क्या वो स्टेटमेंट रिलेवेंट होता? नंबर 2 आपकी कंडीशन है। और नंबर 3, वो स्टेटमेंट कब दिया गया है, मतलब टेनेंट के द्वारा वो स्टेटमेंट कब बोला गया? मैं लास्ट लाइन पढ़ के आपको बताता हूं। एंड इफ दे आर मेड वाइल द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाई सच पोजीशन और इज सब्जेक्ट टू सच लायबिलिटी। वो बात उसने तब बोली है जब उसके ऊपर पैसे देने की लायबिलिटी थी। लायबिलिटी के ना पहले बोली है ना बाद बोली है ना, ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी ये बात बोली गई है, ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी ये बात बोली गई है। ये मेरी 3 कंडीशन है। जो मेरी 3 कंडीशन फुलफिल कर देगा, वो बाहर का व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसका अगर कोई एडमिशन है तो वो हमारे केस में रिलेवेंट है। इतनी सी बात आपकी सेक्शन 18 करता है। मैं दोबारा से और कोशिश करता हूं बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अभी यह है, अब आप कुछ मत करो, अब आप इसको रिवर्स पढ़ो। मान लो एक्स व्यक्ति है, सवाल यह है एक्स व्यक्ति क्या है, एक्स व्यक्ति स्ट्रेंजर है। अब सवाल यह है कि क्या इस स्ट्रेंजर का जो स्टेटमेंट है, जो इसका एडमिशन है, वो हमारे केस में रिलेवेंट है या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ टेल मी द फॉर्मूला। आप मुझे फॉर्मूला बताइए सर, किस तरीके से आप ये पता लगाओगे। सेक्शन 19 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, 20 या बाकी के रेस्पेक्ट में बात अभी नहीं कर रहा हूं, है ना। स्ट्रेंजर व्यक्ति वहां पर भी होता है, उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट। हाँ, पहली कंडीशन है। अच्छा, एक तो ये है एक्स और एक वाई वर्सेस जेड केस चल रहा होगा, ये भी तय है। कौन से केस की बात हो रही है? इस केस की बात हो रही है, और इस केस में एक्स व्यक्ति के एक कोई एडमिशन किया है उसकी बात हो रही है। रिलेशन एक्स व्यक्ति का और वाई वर्सेस जेड केस का है। अब समझना, इस केस के अंदर क्या एक्स की लायबिलिटी की बात हो रही है? पहली कंडीशन, एक्स की लायबिलिटी की बात कहां हो रही है? वाई वर्सेस जेड वाले केस में। माय पहली कंडीशन कि इस केस के डिटर्मिनेशन के वक्त क्या इसकी लायबिलिटी की बात की जाएगी, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, मान लो अगर वाई या जेड, एक्स वर्सेस वाई या जेड कभी होता जो भी, तो क्या उसका जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन है वो रिलेवेंट होता? माय सेकंड क्वेश्चन। ये सारा मेरा क्वेश्चन है भैया। तीसरा, वो जो स्टेटमेंट है एक्स का, क्या वो स्टेटमेंट ड्यूरिंग हिज लायबिलिटी दिया गया है? ड्यूरिंग हिज लायबिलिटी दिया गया है। ये 3 कंडीशन मेरी है, पास कर दो, सेक्शन 19 में आपको रिलेवेंट कर लूंगा। अब वापस अपन सेक्शन 19 को पढ़ते और समझते हैं कि क्या ये डिकोड हम कर पाए, क्या हम उसको डिकोड करने में सफल रहे। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन, पर्सन कौन है? स्टेटमेंट मेड बाय हु? स्टेटमेंट मेड बाय टेनेंट, टेनेंट हियर इज द पर्सन। स्टेटमेंट मेड बाय द टेनेंट whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit or admissions, है ना। उसकी लायबिलिटी किसी पार्टी के अगेंस्ट क्या इस केस में प्रूव होना है, डिटरमाइन होना है, तो बिल्कुल होना है। लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट उसकी क्या लायबिलिटी है और वो इस केस में क्या होगी, बिल्कुल डिटरमाइन होगी। उसकी बकायदा चर्चा होगी टेनेंट की पोजीशन की, टेनेंट की लायबिलिटी की, अगेंस्ट रूम अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, यहां पर चर्चा होगी। यहां तक क्लियर हो गया है। आर एडमिशन इज द स्टेटमेंट। अब आगे कंडीशन है, आर एडमिशन बोल दिया, अब आगे उसने 2 कंडीशन रखी है। पहली, इफ द स्टेटमेंट वुड, अगर वो स्टेटमेंट रिलेवेंट होता, कब?
जब किसी पार्टी के और उस व्यक्ति के बीच में केस होता, मतलब लैंडलॉर्ड वर्सेस अगर टेनेंट का केस होता, तो टेनेंट का स्टेटमेंट क्या आपका एडमिशन रिलेवेंट होता। और तीसरी कंडीशन है दे आर मेड वाइल द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाई सच पोजीशन, और वो किए कब गए, वो ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी होना चाहिए, उसके पहले या उसके बाद वो नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 19 में ये छोटी सी बात बोली गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शायद ये समझ में आ गया होगा, है ना। पहला कंडीशन है बेसिकली कि उसकी कंडीशन क्या होगी। दूसरा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है ना, ये सिचुएशन बनाई है हाइपोथेटिकल कि अगर ऐसा होता तो क्या रिलेवेंट होता। तो बेसिकली मेन कंडीशंस तो ये दो ही है, ये तो जनरल कंडीशन है कि वो कब दिया जाना चाहिए। बेसिकली जो मेन कंडीशन है वो दो है कि इसकी लायबिलिटी साबित होना चाहिए उस केस में किसी व्यक्ति के अगेंस्ट। तो किसके अगेंस्ट इसकी लायबिलिटी हो रही है बेसिकली, तो टेनेंट की लायबिलिटी की चर्चा, है ना, लैंडलॉर्ड के लिए भैया उस केस में होगी कि टेनेंट का किराया बाकी था नहीं था, तो लैंडलॉर्ड के रेस्पेक्ट में उसकी लायबिलिटी या पोजीशन डिसाइड हो रही है। तो व्यक्ति भले ही बाहर है, नॉट अ पार्टी टू द सूट, उसके बावजूद भी उसकी लायबिलिटी की चर्चा होगी, और जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो चर्चा होगी, अगर उस व्यक्ति का उससे केस होता तो उसका वो एडमिशन रिलेवेंट होता, और उसका वो जो स्टेटमेंट है, जो एडमिशन है, वो कब किया गया है, ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी किया गया है। ये दो तीन बातें अगर आपको क्लियर है, ये तीन कंडीशंस अगर आपको क्लियर है, इसका इलस्ट्रेशन आपको क्लियर है, अगर आप किसकी कंडीशंस को समझ चुके हो, तो दो तीन बार अगर आप लैंग्वेज को पढ़ लेंगे तो आप लैंग्वेज को पकड़ लेंगे। तो मैं मानता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 19 समझ में आया होगा। अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो लीगल होम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारी टेस्ट सीरीज से आप बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। 10,000 से ऊपर क्वेश्चन से बार बार आप टेस्ट दे सकते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे रखे हैं, कंप्यूटर का, एमपीजीके का, लॉ का, फुल लेंथ, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, ढेर सारे अलग अलग प्रकार से जितने भी संभव प्रयास हमारे द्वारा किए जाने चाहिए वो सारे प्रयास लगातार कर रहे हैं। कंटेंट लगातार बढ़ रहा है और उसका ड्यूरेशन हालांकि 6 मंथ मेंशन है, पर जो मध्य प्रदेश जुडिशरी आज अगस्त 2022 में मैं बात कर रहा हूं, तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा, जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाएगी आपकी नेक्स्ट प्री, चाहे वो 4 महीने में हो, 6 महीने में हो, 1 साल में हो, अगर आपने उसका सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसका सब्सक्रिप्शन एग्जाम तक रहेगा। एग्जाम कितनी भी बार बढ़े, सब्सक्रिप्शन उतनी बार एक्सटेंड होगा। ये वादा है, ये वचन है, ये प्रॉमिस है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।